दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड सीजीएल के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। इसीलिए समय को न गंवाते हुए चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग झारखंड जीके के साथ ही सामान्य जीके भी देखेंगे, उसके अलावा सामान्य विज्ञान भी देखने वाले हैं। अर्थात आज हम लोग टोटल 3 सब्जेक्ट देखने वाले हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा-सा ज़्यादा है, तो वक्त भी थोड़ा-सा ज़्यादा लगेगा। आप धैर्य बना के रखिए क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही। देखिए, पहला क्वेश्चन जो कहता है आपको कि संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला है जोहार, दूसरा है हूल, तीसरा है उल गुलान, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हूल। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। ये हुआ था आपका 30 जून 1855 ईस्वी को। कहाँ से शुरू हुआ था? भोगनाडीह से। और इसका जो मुख्य नेतृत्व कर्ता कौन थे? वो मुख्य नेतृत्वकर्ता था आपके सिद्धू कान्हू और उसके सहयोगी कौन थे? उसके 2 भाई और चांद भैरव और उनकी बहन फूलो झानो भी थी। अब इनका जो पैतृक आवास था भोगनाडीह यहाँ से शुरू हुआ था और इसको हूल विद्रोह भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये संथाल जो विद्रोही थे, ये लोग जब विद्रोह करते थे उस समय अपना जोश या उत्साह बढ़ाए रखने के लिए बीच-बीच में हुल-हुल का आवाज़ लगाते थे। इसलिए इसे हूल विद्रोह भी कहा जाता है। अब बात किया जाए इस जोहार का, जोहार मतलब झारखंड में विशेषकर इसे प्रणाम या नमस्ते की जगह में प्रयोग किया जाता है और उल गुलान जो है आपका बिरसा मुंडा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद विद्रोही कौन थे? ठीक है? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है जतरा भगत, तीसरा है तिलका मांझी, चौथा है भागीरथ मांझी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तिलका मांझी। अब तिलका मांझी के बारे में थोड़ा-सा बता देते हैं कि ये वही तिलका मांझी हैं, जिन्होंने क्लीवलैंड को अपने तीर धनुष से मार के गिराया था। ठीक है? अब इन्हीं के कारण इसको 1785 ईस्वी में भागलपुर में एक पेड़ से लटकाकर फांसी दे दिया गया था। अब इनका मृत्यु का बात हो गया तो थोड़ा-सा ये भी जान लें कि इनका जन्म कब हुआ था। तो तिलका मांझी का जन्म हुआ था 11 फरवरी 1750 ईस्वी को। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ढालभूम के राजा को फर्गुसन के सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे ढालभूम का राजा बनाया गया था? पहला है जगन्नाथ ढाल, दूसरा है नींबू ढाल, तीसरा है सिद्धू, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जगन्नाथ ढाल। जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया गया था। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है धनबाद, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रांची। और रांची जिला कब बना है? 1899 ईस्वी में। अब देखिए, बात करेंगे हम लोग 1857 की क्रांति का। तो ये झारखंड में इसका शुरुआत हुआ था आपका 12 जून 1857 ईस्वी को। लेकिन कभी-कभी ये पूछ देता है कि ये शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो रोहिणी नामक स्थान से, रोहिणी। और ये रोहिणी नामक स्थान आपका कहाँ है? देवघर में। तो देवघर से शुरू हुआ था 1857 की क्रांति, कहाँ? झारखंड में। अब बात करेंगे हम लोग रामगढ़ का, तो रामगढ़ का जो स्थापना है आपके राजा बागदेव सिंह द्वारा 1368 ईस्वी में किया गया था। और वर्तमान समय में अगर रामगढ़ जिला कब बना इसका बात किया जाए तो ये बना है आपका 2007 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? पहला है रामचंद्र सिंह, दूसरा है काशीनाथ सिंह और तीसरा है दर्प नारायण सिंह, चौथा है जमुना सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काशीनाथ सिंह। ठीक है? सिंहभूम के सिंह वंश के पहली शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह थे। अब यहाँ पर आया है सिंहभूम, तो सिंहभूम जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम या पूर्वी सिंहभूम है, ये दोनों का स्थापना कब हुआ है? 1990 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पारसनाथ की पहाड़ी किस प्रकार का है? पहला है रांची का पठार और किसका प्रकार है? ये क्वेश्चन होना चाहिए।
पहला है रांची के पठार, दूसरा है हजारीबाग का पठार, तीसरा है गिरिडीह का पठार और चौथा है कोडरमा का पठार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह का पठार। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड के गिरिडीह जिला में पारसनाथ की पहाड़ी है, अब इसका दूसरा नाम समेत शिखर भी है। ये जैन धर्म के लोगों के लिए तीर्थ स्थल है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि जैनों के जो तीर्थंकर 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों का निर्वाण प्राप्त यहीं पर हुआ है। और गिरिडीह जिला के जो पारसनाथ पहाड़ी है, ये आपका झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ी भी है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि दामोदर घाटी परियोजना किन राज्य की संयुक्त परियोजना है? पहला है आपका झारखंड पश्चिम बंगाल, दूसरा है बिहार झारखंड और तीसरा है झारखंड उड़ीसा, चौथा है झारखंड उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो दामोदर घाटी परियोजना का संयुक्त परियोजना जो है आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों के लिए है। ठीक है, अब बात करेंगे दामोदर घाटी परियोजना का स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1948 ईस्वी में। अब इसके तहत कितना 8 बांध बनाया गया है और यह भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, ये भी आपको याद रखना है। और रही बात दामोदर नदी का, तो दामोदर नदी जो है झारखंड का सबसे लंबी नदी भी है और सबसे प्रदूषित नदी भी है और इसका उपनाम देव भी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि दसम जलप्रपात किस नदी पर है? पहला है स्वर्ण रेखा नदी, दूसरा है कांची नदी, तीसरा है दामोदर नदी, चौथा है राढ़ू नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांची नदी। अब बात करेंगे हम लोग स्वर्ण रेखा नदी पर, तो कौन है यहाँ पर? हुंडरू जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात है। और राढ़ू नदी पर आपका जोन्हा जलप्रपात है। और दामोदर नदी के बारे में अभी ही आपको बता चुके हैं कि ये झारखंड का सबसे लंबा, यानी कि 290 किलोमीटर है इसका लंबाई और सबसे प्रदूषित नदी भी यही है और इसका उपनाम या अन्य नाम देव नदी भी है, यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है पहला है रघुनाथ मुर्मू, दूसरा है रामदयाल मुंडा, तीसरा है महुआ मांझी और चौथा है जयान्द्रेज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामदयाल मुंडा। अब रामदयाल मुंडा झारखंड के बहुत ही महान शख्स रहे हैं। इन्हें 2010 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इनका जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है जे नाची से बाँची, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ जो ऑप्शन है रघुनाथ मुर्मू, रघुनाथ मुर्मू 1941 में संथाली भाषा के ओल चिकी लिपि का आविष्कार किए हैं, ये भी आपको जानना है। और महुआ मांझी जो वर्तमान समय में आपके राज्यसभा के सदस्य हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, ये भी आपको जानना है। और ये जयान्द्रेज जो है ये बेल्जियम निवासी हैं और झारखंड में ही रहते हैं और ये एक प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। इन्हीं का योगदान है आपके मनरेगा जैसे योजना बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड निवासी दीप सेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? पहला है तीरंदाज, दूसरा है एथलेटिक्स, तीसरा है शतरंज, चौथा है क्रिकेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शतरंज। तो दीपसेन गुप्ता का नाम शतरंज से जुड़ा हुआ है, ये शतरंज के खिलाड़ी रहे हैं। अब तीरंदाज का बात किया जाए तो तीरंदाज जो है आपका झारखंड का जो प्रमुख तीरंदाज है वो है आपकी दीपिका कुमारी, जिनका स्थान जिनका जन्म रांची के रातू में हुआ है। ठीक है, क्रिकेटर आपके जान रहे हैं, यहाँ के जो प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं महेंद्र सिंह धोनी जी, कैप्टन कूल भी कहे जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वर्तमान में झारखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? पहला है अर्जुन मुंडा, दूसरा है संजय सेठ, तीसरा है बाबूलाल मरांडी, चौथा है मधु कोड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन मुंडा। वर्तमान में ये वर्तमान वाला घटना है, ये करंट अफेयर्स हो गया आपका। तो वर्तमान में झारखंड के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है वो आपके हैं अर्जुन मुंडा और अर्जुन मुंडा ही झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भी हैं और ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री 2000 ईस्वी में थे। उस समय ये
भाजपा पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन बीच में इन्होंने झारखंड विकास मोर्चा नाम का अपना राजनीतिक दल भी बनाया था। और यहाँ जो संजय सेठ का नाम है, संजय सेठ ये रांची से लोकसभा के सांसद हैं आपके, ये भी याद रखना है। और यहाँ जो अर्जुन मुंडा का नाम है, अर्जुन मुंडा जो है वर्तमान में केंद्रीय में आपके जनजातीय मामले के मंत्री हैं। और मधु कोड़ा झारखंड के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कजली कब गाया जाता है। पहला है होली में, दूसरा है बच्चे के जन्म के समय, तीसरा है वर्षा ऋतु के समय, चौथा है विवाह के अवसर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा ऋतु के समय कजली गाया जाता है। अब बात किया जाए होली में, तो होली में फगुआ गाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और बच्चे के जन्म के समय झंझाइन गीत गाया जाता है, झंझाइन। और विवाह के अवसर के समय डमकच गाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मैथन डैम कब और किस नदी पर बना है। पहला है बोकारो 1955, दूसरा है दामोदर 1948, तीसरा है बराकर 1958 और चौथा है पंचायत 1956। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बराकर 1958। मैथन डैम आपका है बराकर नदी में है और कब बना है 1958 ईस्वी में। और ये अगर जिला की बात किया जाए तो ये आपका पड़ेगा धनबाद जिला, धनबाद जिला में मैथन डैम है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि जयपाल सिंह मुंडा के सांस्कृतिक गुरु कौन थे। पहला है तेज पहान, दूसरा है सुकरा पहान, तीसरा है विनय सिंह, चौथा है आनंद पांडे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुकरा पहान। तो जयपाल सिंह मुंडा का जो सांस्कृतिक गुरु थे वे हैं आपके सुकरा पहान। अब थोड़ा सा हम लोग जयपाल सिंह मुंडा के बारे में जान लेते हैं। तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म जो हुआ था आपका 3 जनवरी 1903 ईस्वी को, ठीक है, ये आपको जानना है। और ये झारखंड के थे और इन्होंने 1928 ईस्वी के जो एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुआ था उसमें हॉकी का हॉकी का कैप्टन थे और भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल भी दिलाया था, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी में आनंद पांडे है, ये आपके बिरसा मुंडा के गुरु थे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कोल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। पहला है पोटे, दूसरा है सुखदाम, तीसरा है गोनऊ, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटे। कोल जनजाति में वधु मूल्य को पोटे कहा जाता है। वधु मूल्य आपको बार बार बता चुके हैं, फिर भी बताते हैं। वधु मूल्य उसे कहते हैं कि जब लड़की को विवाह किया जाता है तो लड़की पक्ष वालों को या लड़की के संबंधियों को लड़की के बदले में कुछ मूल्य या कुछ उपहार या कुछ पैसे दिए जाते हैं, उसे ही वधु मूल्य कहा जाता है। अब यहाँ पर कोल जनजाति का जिक्र आया है तो थोड़ा सा आपको बता दें कि 2003 ईस्वी में झारखंड का 32वां जनजाति के रूप में इसे स्वीकार किया गया है, कोल जनजाति को, या शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आपका कि उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है। पहला है स्वर्ण रेखा नदी, दूसरा है दामोदर नदी, तीसरा है सोन नदी, चौथा है अजय नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। अब बात करेंगे हम लोग सोन नदी का, तो सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी है। और स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है आपका नगड़ी गांव, पिस्का नगड़ी गांव, कहाँ से, रानीचुआ से, ठीक है। और दामोदर नदी झारखंड का सबसे लंबा नदी और प्रदूषित नदी है, इसका उपनाम देव नदी भी है। और अजय नदी का उद्गम स्थल की बात किया जाए तो इसका उद्गम स्थल है बिहार के मुंगेर से होता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है।
राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है राज्यपाल, चौथा है मुख्यमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। राज्य में राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है। और झारखंड में वर्तमान समय में जो राज्यपाल हैं उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। और झारखंड के जो महाधिवक्ता हैं वे वर्तमान समय में हैं आपके राजीव रंजन, ये भी आपको याद रखना है। जिस तरह से राज्य में महाधिवक्ता होते हैं वैसे ही देश लेवल या राष्ट्रीय लेवल में होते हैं महान्यायवादी। और वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी हैं आपके आर वेंकट रमनी, ये भी आपको याद रखना है। और अगर कभी कभी ये भी पूछ देता है कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो हो जाएगा आपका अच्छा, भारत के नहीं, झारखंड का पहले हम आपको बताते हैं। झारखंड के जो प्रथम जो महान्यायवादी रहे हैं, महाधिवक्ता रहे हैं, वो हैं आपके मंगलमय बनर्जी। मंगल लिखता नहीं है जल्दी से, ठीक है। झारखंड की बात करेंगे हम, गलती से देश का बोल देते हैं। झारखंड का जो महाधिवक्ता थे पहले, वो उसका नाम है मंगलमय बनर्जी और वर्तमान समय में राजीव रंजन है, ठीक है। और अगर भारत की बात किया जाए तो भारत के जो महान न्यायवादी हैं वो अभी हैं आर वेंकट रमनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड के लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? झारखंड लोक सेवा आयोग मतलब हो गया जेपीएससी। इसका गठन कब हुआ था? पहला है 2000 ईस्वी, दूसरा है 2001 ईस्वी, तीसरा है 2002 ईस्वी और चौथा है 2003 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2002 ईस्वी। अब यही जो है जेपीसी जो है कि यहीं से जेपीसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और झारखंड का जो अधिकारी का जो बनते हैं, यही झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ही उनकी नियुक्ति किया जाता है, इन्हीं के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। ये आपको याद रखना है। तो वर्तमान समय में जो जेपीसी के जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है डॉक्टर नीलिमा केरकेट्टा, ठीक है। ये इनका पूरा नाम है, डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? पहला है चतरा, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम और तीसरा है दुमका, चौथा है साहिबगंज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी सिंहभूम। और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। अब यहाँ पर बात हो गया कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? पश्चिमी सिंहभूम। लेकिन अगर पूछ दे कि झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन होगा, तो हो जाएगा आपका चतरा, ठीक है। और वर्तमान समय में झारखंड से राज्यसभा में 6 और लोकसभा में 14 सांसद हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? पहला है गुमला, दूसरा है सिमडेगा और तीसरा है चाईबासा, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाईबासा। और चाईबासा क्या है? ये आपका कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय है, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान समय में झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? 5 प्रमंडल हैं आपके। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल, कोल्हान और पलामू, ये 5 प्रमंडल हैं। तो उन्हीं जो कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? चाईबासा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान। विज्ञान से भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विज्ञान के 20 क्वेश्चन देखने वाले। देखिए, ब्रायोफाइट्स उभयचर कहलाते हैं क्योंकि वह मेंढक जैसे दिखते हैं। दूसरा, जल तथा स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं। तीसरा, कीड़ा खा सकते हैं। चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल और स्थल दोनों जगह होते हैं, इसीलिए इन्हें ब्रायोफाइट्स उभयचर कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ब्रायोफाइट्स है क्या। तो ये जो है ये हरित पौधे हैं जो जल और स्थल दोनों जगह रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न में से किस खाद्यान्न में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? पहला है मक्का, दूसरा है गेहूं, तीसरा है चना, चौथा है सोयाबीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन। सोयाबीन में
लगभग आपको बता रहे हैं, सोयाबीन में लगभग 40% प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन का क्या फायदा है? तो प्रोटीन बच्चे के विकास या वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। प्रोटीन से ही बच्चे की वृद्धि होती है। ठीक है, शारीरिक वृद्धि की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन सी, चौथा है विटामिन ई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। ठीक है, अब विटामिन सी की प्राप्ति जितना भी खट्टे पदार्थ है जैसे नींबू, आंवला हो गया, ये सारा चीज़ से विटामिन सी मिलता है। अब बात करेंगे कि विटामिन ए के कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, और विटामिन डी के कमी से सूखा रोग हो जाता है, और विटामिन ई के कमी से नपुंसकता नाम या बांझपन नामक रोग हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पित्त को किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? यानी कि पित्त का रिसाव कहाँ से होता है? पहला है पित्ताशय, दूसरा है यकृत, तीसरा है अग्नाशय, चौथा है छोटी आंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। ठीक है, यकृत से पित्त का स्रावित होता है। और यहाँ है छोटी आंत, तो छोटी आंत में ही भोजन सबसे ज़्यादा पचता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और मनुष्य का सबसे बड़ा जो ग्रंथि है वो भी यकृत ही है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि नवजात शिशु की श्वसन दर क्या है? प्रति मिनट 32 बार, यानी कि 1 मिनट में 32 बार, और दूसरा है 19 बार, तीसरा है 25 बार, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32 बार। ये आपका 30 से 60 बार भी हो सकता है। 1 मिनट में एक शिशु 30 से 60 बार सांस ले सकता है। और वयस्क मनुष्य की बात करें तो कितना लेता है? 19 से 20 बार। 19 से 20 बार लेता है। जिस तरह से कि नवजात शिशु में कितना हड्डी होता है? 300 हड्डी होता है, जबकि एक वयस्क मनुष्य में कितना होता है? 206 हड्डी होता है। और बात करेंगे कि 1 मिनट में व्यक्ति कितनी बार सांस लेता है? 19 से 20 बार, लेकिन उनका हृदय कितना बार धड़कता है? तो 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। ये भी आपको याद रखना है। हृदय का धड़कना और सांस लेना ये अलग-अलग चीज़ है, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? पहला है 40, दूसरा है 46, तीसरा है 23, चौथा है 36। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46। अगर जोड़ा में पूछता तो ये हो जाता आपका 23 जोड़ा। और यही गुणसूत्र हैं जो आपके बच्चे के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। और पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, और महिला में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। और किसी भी बच्चे का उसका लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र के द्वारा ही तय होता है, इसमें महिला का कोई योगदान नहीं होता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ध्वनि को किससे मापा जाता है? पहला है डेसिबल, दूसरा है एनीमोमीटर, तीसरा है हाइग्रोमीटर, चौथा है लेक्टोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल। ध्वनि को डेसिबल से मापा जाता है, और एनीमोमीटर से वायु का या हवा का दाब को मापा जाता है। ठीक है, और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है, आर्द्रता को, और लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके उपस्थिति के कारण होता है? पहला हीमोग्लोबिन, दूसरा है प्लेटलेट्स, तीसरा है श्वेत रक्त कोशिका, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन। मनुष्य का जो रक्त है लाल रंग का हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम है शरीर के टूटे फूटे भागों को जोड़ना या मरम्मत करना। और श्वेत रक्त कोशिका का काम है हमारे शरीर में कि हमारे शरीर में जो रोग आता है उससे बचाना, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना। ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन का काम भी है, क्या है? ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? पहला है अपवर्तन और परिक्षेपण, तीसरा है परिवर्तन और अपवर्तन, और तीसरा है
विवर्तन और अपवर्तन, और चौथा है अपवर्तन और परावर्तन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन और परावर्तन। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण। और इंद्रधनुष में कितना रंग होता है? 7 रंग होता है, ये सब जानते हैं। ये हमेशा आपके जिधर सूर्य है उसके अपोजिट में ही बनेगा। ये सूर्य है, ये पानी आ रहा है, तो यहाँ पर आपके इंद्रधनुष निकलेगा, यानी कि सूर्य के अपोजिट में हमेशा इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि माचिस के तिल्ली के सिरे पर कौन सा फास्फोरस होता है? पहला है काला फास्फोरस, दूसरा है बैगनी फास्फोरस, तीसरा है लाल फास्फोरस, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल फास्फोरस। माचिस के तिल्ली में जो होता है कौन सा होता है? लाल फास्फोरस होता है। अब इसको क्या बोला जाता है? ये जो है आपका कार्बन का अपरूप है। लाल फास्फोरस कार्बन का अपरूप है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कब दिया जाता है? पहला है 48 घंटे के अंदर, दूसरा है 7 दिन के अंदर, और तीसरा है 6 महीने के अंदर, और चौथा है 1 साल के अंदर। तो पहले तो आपको बता दें, बीसीजी का टीका जो है आपका तपेदिक रोग में दिया जाता है। तपेदिक मतलब हो गया, इसी को टीबी भी बोलते हैं, इसी को यक्ष्मा रोग भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ सवाल पूछा है कि बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कब दिया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका जन्म के बाद 48 घंटे के अंदर में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मनुष्य के लाल रक्त कोशिका का जीवन चक्र कितनी होती है? यानी कि लाल रक्त कोशिका का जीवन काल क्या है, ये पूछ रहा है। पहला है 120 दिन, दूसरा है 140 दिन, तीसरा है 160 दिन, और चौथा है 180 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120 दिन। 120 दिन अर्थात लगभग 4 महीने लाल रक्त कोशिका का जीवन काल होता है। और संवेक्त रक्त कोशिका का जीवन काल पूछ दिया जाए तो उसका 120 घंटा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर लाल रक्त कोशिका का बात किया है, तो लाल रक्त कोशिका हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है। और हीमोग्लोबिन का क्या काम है? शरीर के पूरे हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक जलन किसमें पैदा होती है? पहला है गर्म पानी, दूसरा है उबलता हुआ पानी, तीसरा है भाप, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाप। भाप से सबसे ज़्यादा जलन होता है। अब क्यों? क्योंकि इसमें ऊष्मा अधिक होती है, और इस ऊष्मा को क्या बोला जाता है? गुप्त ऊष्मा भी इसको बोला जाता है। तो सबसे अधिक जलन कहाँ होगा? आपका भाप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आपका, किस तापमान पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है? यानी कि कितना तापमान रहेगा तब पानी उबलने लगेगा, यही पूछ रहा है। पहला है 273 केल्विन, और दूसरा है 100 केल्विन, और तीसरा है 373 केल्विन, और चौथा है 10 केल्विन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 373 के। 373 के का मतलब हो गया, इसको अगर डिग्री सेल्सियस में बोला जाए तो ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पानी कितने में उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्न में से कौन सा शैवाल का वर्ग नहीं है? पहला है आपका क्लोरोफाइसी, दूसरा है रोडोफाइसी, तीसरा है फियोफाइसी, और चौथा है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म इस तरह से लिखा जाएगा, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है शैवाल का वर्ग नहीं है। जबकि आपका ये जो क्लोरोफाइसी है, इसको हरित शैवाल के अंतर्गत ही आता है, और रोडोफाइसी है, ये आपका लाल शैवाल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और आपका ये जो है फियोफाइसी, ये आपका भूरी शैवाल के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, अरे क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? पहला है विटामिन बी, दूसरा है विटामिन सी और तीसरा है विटामिन डी और चौथा है इनमें से ए और बी दोनों। अर्थात ये ये कह रहा है ए और बी दोनों, मतलब ये विटामिन बी और विटामिन सी की बात कर रहा है। यानी ए बी विटामिन नहीं, यानी कि ए और बी ऑप्शन की बात हो रहा है। ठीक है, तो आपको आज बता दे रहे हैं, आज के बाद आप कभी नहीं भूलिएगा। देखिए, बी सी जो है आपका पानी में घुलनशील विटामिन है, बी सी। इसको आप कैसे याद कीजिएगा? गई भैंस पानी में, बी सी भैंस गई पानी में, यानी कि बी सी पानी में घुलनशील विटामिन है। और इसके बाद जो बाकी जो चार बच गया आपका, के बच गया, ई बच गया, डी बच गया, ए, तो इसको आप पढ़िएगा ध्यान से, तो ये कैसा सुनाई देगा? कीड़ा। तो कीड़ा वसा में, यानी कि तेल में घुल जाता है, डूब जाता है। ये आपको याद रखना है। कीड़ा किस में? वसा, तेल में। और बीसी भैंस कहाँ? पानी में। तो बीसी पानी में घुलनशील है और के ई डी ए आपका किस में? वसा में घुलनशील विटामिन है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? पहला है 7, दूसरा है 7.2, तीसरा है 7.4, चौथा है 6.6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.6। कहाँ चल गया? 7.6 होगा, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? वो 7 होता है, जो कि वर्षा का पानी सबसे शुद्ध पानी है, ये भी आपको याद रखना है। और जो शुद्ध पानी है जो 7 है, वो आपका उदासीन कहा जाता है, उदासीन। ठीक है, पीएच मान में देखिए ये 7 है, 7 से इधर अगर पार होता है, वो क्षारक हो जाएगा। तो अगर आपको पूछ दे कि मनुष्य का रक्त क्षारीय है कि अम्लीय है, तो क्षारक हो जाएगा, क्योंकि ये 7.4 है। और 7 से पहले जो आएगा 6, 2, 1, 3 जो भी, तो ये हो जाएगा अम्लीय। तो पीएच मान वाला स्केल है, उसमें 7 से पहले हो जाएगा आपका अम्लीय और 7 आएगा पूरा पूरी हो जाएगा उदासीन, और 7 से जो इधर पार हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्षारीय। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? पहला है कमर की हड्डी, दूसरा है स्टेपिज, तीसरा है फीमर, चौथा है अस्थि मज्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फीमर। और ये फीमर हड्डी कहाँ पाया जाता है? जांघ में। मनुष्य में सबसे बड़ी हड्डी जांघ में पाया जाता है, जिसका नाम फीमर है। और सबसे छोटी स्टेपिज हड्डी है, जो कि आपके कान में पाया जाता है। और बात अगर पूछ दे आपको कि मनुष्य में कितने हड्डी पाया जाता है, तो 206 हड्डी पाया जाता है। और अस्थि मज्जा में ही क्या? रक्त का निर्माण होता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सामान्य आंख की स्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है? पहला है 35 सेंटीमीटर, दूसरा है 45 सेंटीमीटर, तीसरा है 25 सेंटीमीटर और चौथा है 15 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। यानी कि एक आंख के लिए, जो सामान्य आंख जिसका ठीक है, उसका जो स्पष्ट दूरी, ये जो साफ दिखने वाला कितना है? 25 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है। और आपको बता दें, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष से संबंधित भी क्वेश्चन पूछता है। तो जिसमें नजदीक का साफ और दूर का धुंधला दिख रहा है, वो क्या है? निकट दृष्टि दोष है, और इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। और अगर आपको नजदीक का धुंधला और दूर का साफ दिख रहा है, ये दूरदृष्टि दोष है, और इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका कि पुरानी किताबों के पन्नों का रंग भूरा हो जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? पहला है वायु का संचरण ना होना, दूसरा है आपका किताब का लगातार प्रयोग करना, तीसरा है धूल के बैठ जाने का कारण, और चौथा है सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण होना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण के कारण जो पुरानी किताबें होते हैं, उनके पन्ने भूरा दिखाई देता है। ये आपको याद रखना है। अब इस घटना को क्या कहा जाता है, ये भी कभी-कभी पूछता है। तो इस घटना को कागज का फॉक्सी संघ कहते हैं। देखिए इस तरह से होगा, फॉक्सी संघ। कागज का फॉक्सी संघ भी इसे कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे जीके, सामान्य जीके। ये भी हम लोग 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए,
भारत के किस रियासत को सबसे पहले हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? हड़प नीति, पहला है पंजाब, दूसरा है नागपुर, तीसरा है सतारा और चौथा है झांसी। इसको सबसे पहले जानेंगे कि हड़प नीति का शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी ने, ठीक है। अब हड़प नीति क्या था कि अगर जिसका कोई वारिस नहीं है, यानी जिस भी राजा को कोई पुत्र, अपना पुत्र सगा ना हो, तो वो किसी को गोद नहीं ले सकता है और उसका संपत्ति किसका हो जाता? अंग्रेज सरकार का हो जाता। ठीक है। अब इसके तहत जो है सबसे पहले किसको मिलाया गया था ब्रिटिश राज में? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सतारा को सबसे पहले मिलाया गया था। अब क्रम से आपको बता दें, सतारा के बाद हो गया जैतपुर, हो गया संभलपुर, हो गया, ये सबको आपको मिलाते गया लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सबसे पहले रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत कहाँ से की गई थी? पहला है पंजाब और उत्तर प्रदेश, दूसरा है बंगाल और बिहार, तीसरा है मद्रास और मुंबई, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मद्रास और मुंबई। मद्रास और मुंबई में सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया गया था। अब किसके द्वारा? तो ये थॉमस मुनरो के द्वारा। थॉमस मुनरो के द्वारा। लेकिन अगर बात किया जाए कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत किनका देन है या इनका जनक कौन है, तो ये हो जाएगा आपको थॉमस मुनरो के साथ कैप्टन रीड भी, इनका भी नाम इसमें जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखिए, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? पहला है भारत और पाकिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान और श्रीलंका, तीसरा है भारत और श्रीलंका, चौथा है भारत और चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका के बीच जो जल डमरू है उसे पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है, और इसका दूसरा नाम मन्नार का खाड़ी भी है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत पाकिस्तान के बीच तो रेड क्लिफ है, और भारत और चीन के बीच क्या है, थोड़ा सा जल्दी याद नहीं आ रहा है, ये भी आपको याद रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है ये खींचा गया है, वो है आपका रेड क्लिफ, ठीक है। और मैकमोहन याद आ गया, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है पाक जल संधि, वो हो जाएगा भारत और श्रीलंका, और इसे पाक जल डमरू भी कहा जाता है। अब इसको पाक जल संधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो नाम दिए थे उनका नाम था पाक, उन्हीं का नाम था। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने ही ये निर्धारित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पहला है तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल, चौथा है आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक का सबसे प्रसिद्ध और मुख्य लोक नृत्य में से एक है यक्षगान। और कर्नाटक की राजधानी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बेंगलुरु। और वर्तमान में कर्नाटक के जो सीएम हैं, जब भी नया नया बने हैं, इनका नाम है सिद्धारमैया, ये भी आपको याद रखना है। और कौन राजनीतिक पार्टी से हैं? और कांग्रेस के हैं, इसीलिए ये चर्चा में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पहला है लखनऊ, दूसरा है करनाल, और तीसरा है कोयम्बटूर, और चौथा है नई दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर में। और कोयम्बटूर किस राज्य में है? तो ये है आपका तमिलनाडु में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बोडो भाषा, बोडो कहीं कहीं लिखता है, बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? पहला है त्रिपुरा, दूसरा है मेघालय, और तीसरा है मिजोरम, चौथा है असम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। देखिए, असम में बोडो जनजाति है, और उन्हीं के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे बोडो भाषा बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और वर्तमान समय में असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान किससे लिया गया है?
पहला है आयरलैंड के संविधान, दूसरा है रूस के संविधान, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा है आपका जर्मनी का संविधान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। और आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पहला है 4 फरवरी, दूसरा है 14 फरवरी, तीसरा है 18 मार्च और चौथा है 17 अप्रैल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अब बात किया जाए यहाँ 14 फरवरी, तो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, ये आप सब जानते हैं, आप सभी युवा हैं। और 18 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और 17 अप्रैल को आपको विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया रोग को शाही रोग भी बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी को हुआ था। और हीमोफीलिया रोग में होता क्या है कि जब व्यक्ति कट जाएगा तो उसका खून रुकेगा नहीं, यानी कि खून का थक्का नहीं जमता है। और ये अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बाप या माँ को है तो उसका बेटा बेटी को भी ये अनुवांशिक रूप से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलावती रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है कोलकाता स्टेशन, दूसरा है मुगल सराय स्टेशन, तीसरा है हबीबगंज स्टेशन, चौथा है कांडला स्टेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हबीबगंज स्टेशन का नाम बदल के किया गया है क्या? रानी कमलावती स्टेशन। और ये हबीबगंज स्टेशन कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में सीएम कौन है? तो शिवराज चौहान है। और मध्य प्रदेश की राजधानी का भी आपको पूछ दे तो हो जाएगा आपका भोपाल। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित हैं? पहला है शाहजहां, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है अकबर, चौथा है औरंगजेब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अकबर के जो नौ रत्न थे उन्हीं में से ये दोनों शामिल थे। ठीक है, अब कभी कभी नौ रत्न में कौन कौन लोग शामिल थे उनके बारे में भी पूछ देता है। नौ रत्न थे, आपको बता देते हैं। बीरबल था, अबुल फजल था, फैजी थे, राजा मान सिंह थे और राजा टोडरमल थे, मुल्ला दो प्याजा थे और फकीर अजुद्दीन थे और आपका तानसेन और बैजू बावरा थे। ये आपको याद रखना है। और अकबर का जो शासनकाल है वो कब से कब तक था? 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक ये अकबर का शासनकाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक गीत किसके द्वारा लिखा गया था? पहला है बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है मोहम्मद इकबाल और चौथा है भगत सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, और बंकिम चंद्र चटर्जी का जो एगो किताब था आपका आनंद मठ, उसी से राष्ट्रीय गीत लिया गया है वंदे मातरम। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर को तो आप जान ही रहे हैं, इन्हीं का जो लिखा हुआ है क्या, राष्ट्रीय जन गण मन। और ये जो भगत सिंह हैं, इनका जो प्रसिद्ध नारा था इनकलाब जिंदाबाद, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? पहला है घोर बारिश के कारण, दूसरा है गोल गुबंद के कारण, तीसरा है विशाल मंदिर के कारण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल गुबंज के कारण बीजापुर को लोग जानते हैं मुख्य रूप से। अब इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि गोल गुबंज का निर्माण किसने करवाया था, ये भी आपको बताते हैं। तो पहली बात जो है, ये गोल गुबंज आपका बीजापुर में है और गोल गुबंज का निर्माण
कितना हुआ था ये 1656 ईस्वी में निर्माण करवाया गया था। इसका जो कभी-कभी वास्तुकार पूछ देता है तो वास्तुकार इसका याकूत था, ठीक है? और यह किसका किला या मकबरा था? तो यह था आपका सुल्तान मुहम्मद आदिल शाह का मकबरा। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? पहला है पाकिस्तान, दूसरा है चीन और तीसरा है नेपाल और चौथा है बांग्लादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। भारत का सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बनता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है? और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। अब बात करेंगे कि कितना है, कितना किलोमीटर की सीमा बनाता है भारत के साथ ये? तो ये आपका 4096 किलोमीटर लगभग भारत के साथ इसका सीमा जुड़ा हुआ है, ठीक है? इसको 1971 ईस्वी में हम लोग भारत जो है कि पाकिस्तान से अलग करके नया देश बनवा दिया है बांग्लादेश। इसमें भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्हीं के सहयोग से ये नया बांग्लादेश बना है। देखिए, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था, उस समय मुस्लिम बहुल लोग चले गए थे पाकिस्तान और हिंदी बहुल लोग आ गए थे यहाँ हिंदुस्तान। तो ऐसा था कि पाकिस्तान का हिस्सा ही था बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश में लोग थे कि मुसलमान होते हुए भी वे बांग्ला बोलते थे। तो वो लोग अलग होना चाह रहे थे, इसीलिए बांग्लादेश 1971 ईस्वी में बना दिया गया, ठीक है? डिटेल्स अभी नहीं बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किस व्यक्ति को फेसबुक का संस्थापक माना जाता है? पहला है सुंदर पिचाई, दूसरा है मार्क जुकरबर्ग, तीसरा है एलन मस्क, चौथा है बिल गेट्स या बिल गेट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क जुकरबर्ग, जो फेसबुक का संस्थापक हैं, ठीक है? और बात किया जाए सुंदर पिचाई, तो ये आपके वर्तमान समय में गूगल के सीईओ हैं, सुंदर पिचाई। और एलन मस्क जो हैं, अभी ट्विटर के मालिक यही हैं, एलन मस्क। और बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है? पहला है 13वें शिलालेख, दूसरा है 10वीं शिलालेख और तीसरा है 11वीं शिलालेख और चौथा 8वीं शिलालेख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13वीं शिलालेख। तो अशोक का टोटल कितना शिलालेख था? 14 शिलालेख था। उसमें 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का चर्चा किया गया था। यह कब हुआ था? 261 ईस्वी में। 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध हुआ था। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मुगल काल का कौन सा शासक निरक्षर व्यक्ति था? पहला है शाहजहां, दूसरा है औरंगजेब और तीसरा है जहांगीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर जो मुगल शासक में से सबसे मतलब कम पढ़ा लिखा यानी कि निरक्षर ही था, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, वो था आपका अकबर। और अकबर का जन्म का बात किया जाए तो उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। और इसके मम्मी का क्या नाम था? हमीदा बानू बेगम, ठीक है? और कहाँ हुआ था जन्म? अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में। अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में, ठीक है? लेकिन ये मुगल काल में सबसे चर्चित राजा में से एक रहा है। अकबर बीरबल की कहानी आप लोगों ने सुना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? पहला है हेग, दूसरा है जिनेवा, तीसरा है लंदन, चौथा है पेरिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेग में। दी हेग भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, तो हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। और ये कहाँ है? ये तो आपका है नीदरलैंड में। नीदरलैंड में दी हेग नामक स्थान में है, ठीक है? अब बात करेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना आपको 3 अप्रैल 1946 ईस्वी में हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि आनंद भवन भारत के किस शहर में स्थित है? पहला है नई दिल्ली, दूसरा है देहरादून, तीसरा है इलाहाबाद, चौथा है जसपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। और इलाहाबाद कहाँ है? यूपी में। अब इसका निर्माण कौन करवाए थे आनंद भवन का? तो मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने।
यहाँ पर आया है जिक्र यूपी का, तो यूपी में वर्तमान समय में कौन है सीएम? योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जीएसटी के बारे में जानना चाहिए। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है वित्त मंत्री, चौथा है गृह मंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। और भारत में जीएसटी लागू कब हुआ है? ये हुआ आपका 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ है। और वर्तमान समय में भारत का वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, और आई थिंक दिस इज ए लास्ट क्वेश्चन एवरीवन। आपने इतने धैर्य के साथ देखा, लेकिन आपका ही फायदा है इसमें। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? पहला है 3 वर्ष, दूसरा है 5 वर्ष, और तीसरा है 6 वर्ष, और चौथा है 4 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। देखिए, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। हाँ, इसके 1/3 के सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। और कभी-कभी पूछ देता है कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के जो भी उपराष्ट्रपति होंगे, वो भारत के राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे। ठीक है। अब वर्तमान समय में ये आपको जानना ज़रूरी है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो है आपका जगदीप धनखड़। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? हम विश्वास करते हैं कि आज का जो क्लास था आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचाया होगा, और कल हम लोग फिर से लेके आते हैं इस तरह से ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन। ठीक है? आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू। धन्यवाद।